हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पार्ट फर्स्ट डाला है क्योंकि इसको हम अभी बाकी पार्ट्स में भी इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू और पार्ट थ्री में, क्योंकि जो इसके जो फंक्शंस हैं बहुत ही डिटेल में है वो। तो इसमें आज हम पहला फंक्शन पढ़ पाएंगे इस वीडियो में। बाकी के जो दो फंक्शन हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया होता है जहाँ पर क्या सारे प्लांट्स और एनिमल्स और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी, और वेदर एंड लैंडस्केप साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि क्या एक क्या फॉर्म कर पाएँ, लाइफ फॉर्म को डेवलप कर पाएँ। तो इनको जो इसमें जो हम आसान भाषा में बोल सकते हैं वो ये है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं जहाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक जो कि क्या फॉर्म करता है, लिविंग पार्ट, और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक होता है मीन्स कि नॉन लिविंग पार्ट। बायोटिक में आप सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डाल सकते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। और एबायोटिक फैक्टर में आपका जाता है एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसमें आप देख सकते हैं ये बायोटिक फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आ गई। एबायोटिक फैक्टर्स में रॉक्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। जो इकोसिस्टम टर्म जो आई है उसे किसने कॉइन किया है? सर आर्थर जी टांसले ने इस इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया है। कब? 1935 में। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिस पे हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यही है। इसमें हम सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ एनर्जी फ्लो पढ़ पाएंगे क्योंकि एनर्जी फ्लो में भी काफ़ी इसके अंदर डिटेल में है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीन फंक्शंस होते हैं इसके। फर्स्ट हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, सेकंड न्यूट्रिएंट साइकिल, और थर्ड है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, इसमें हम एनर्जी फ्लो पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं एनर्जी फ्लो होता क्या है। फ्लो होता है ये एनर्जी का फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स इज नोन एज एनर्जी साइकिल, और एनर्जी फ्लो बोल सकते हैं जिसे हम। ये हमेशा याद रखना, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में जाती है। एनर्जी फ्लो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। अब जो हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे उसे हम तीन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अभी देखिए, पहला है फूड चेन, दूसरा है फूड वेब, और तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखिए जो हमने एनर्जी फ्लो देखा वो उसके तीन भाग आते हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फूड चेन। तो देखते हैं फूड चेन। फूड चेन हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि होती क्या है। क्या होता है इसमें कि एक इवेंट होता है ये ऑर्डर्स का, जिसमें इकोसिस्टम में, जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। किसके लिए? अपने फूड और एनर्जी के लिए। इसमें देखते हैं हम कि जो प्रोड्यूसर होता है वो उस पर कौन डिपेंड होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है? देखिए, टर्सरी कंज्यूमर। और टर्सरी को ऐसे ही क्वार्टरनरी कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये एक क्या होगा, एक फूड चेन चेन बन रही है इसमें पूरी, एक सीरीज, एक ऑर्डर आ रहा है इसमें इवेंट्स का, एक के बाद एक का। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड वेब। ये हम सारे एनर्जी फ्लो के अंदर देख रहे हैं ये कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? अब देखिए, फूड चेन तो एक सीरीज थी पूरी, एक के बाद एक कंटिन्यूस इवेंट्स हो रहे थे ना, लेकिन फूड वेब क्या होता है? एक उलझा हुआ जाल, जिसे हम बोल सकते हैं, उलझा हुआ जाल होता है ये। इसमें आप डेफिनेशन से देख सकते हैं, सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। इसमें एक फूड चेन नहीं, सेवरल फूड चेन्स आकर के इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, और क्या बनाती हैं वो? एक फूड वेब बनाती हैं, पूरा एक जाला टाइप का बुनती हैं फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और वो एक फूड चेन को डेवलप करती हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसको बटरफ्लाई ने उससे सपोज नेक्टर लिया, ठीक है। उस बटरफ्लाई को देखिए, आप ड्रैगन फ्लाई भी खा सकता है और इधर फ्रॉग भी खा सकता है। अब जो फ्रॉग है, फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग को अब स्नेक भी खा सकता है और इधर इधर देखिए ईगल भी खा सकता है।
तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फूड चेन्स के आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसमें क्या होता है कि ओकेजनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम बाय मैनी प्रेडेटर्स, बहुत सारे प्रेडेटर्स द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, और इट कंज्यूम सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू दिस मैनी ट्रॉफिक लेवल्स गेट इंटरकनेक्टेड। आपस में ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है ये आपस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसे हम बोल सकते हैं एनर्जी पिरामिड। इसमें बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा पिरामिड अपराइट होगा, कौन सा स्ट्रेट होगा। तो अभी हम इसमें सारे इसके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है? ये एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन होता है कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स देखेंगे कि कैसे एक प्रोड्यूसर को एक कंज्यूमर ले रहा है और कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको फिर आगे टर्शरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। इस तरह से हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो पिरामिड है वो उसका बन किस तरह से रहा है वो, ठीक है, अपराइट है या इन्वर्टेड है। जो एपेक्स पार्ट होता है, एपेक्स मीन्स टॉप वाला पार्ट, वो टर्शरी को डिनोट करता है, टॉप लेवल, ठीक है, कंज्यूमर होते हैं उसमें टॉप लेवल में। और जो बेस होता है उसको हम प्रोड्यूसर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे बिलो बेस बेस बनाएगा, जो एक पिरामिड का बेस नींव रखेगा, जो एक पिरामिड का, उसको कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर्स बनाएंगे। और जो एपेक्स उसका टॉप का भाग होगा वो एक टर्शरी, जिसे हम बोल सकते हैं कंज्यूमर, उसमें रिप्रेजेंट करेगा उसको। अब देखते हैं इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस केसेस होते हैं। अब हम देखते हैं 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसमें हम सीधे डायरेक्ट डायग्राम से बात करेंगे। नंबर देखिए, सपोज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, पहले आप देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अपराइट है, ठीक है। कैसा पिरामिड दिख रहा है आपको? अपराइट। तो इसमें देखिए जो प्लांट्स का जो बेस बना रखा है पिरामिड का, हम इसमें नंबर देखने हैं, आप बाकी चीज़ मत देखिए, आप सिर्फ नंबर देखेंगे। सपोज एक प्लांट्स की पॉपुलेशन किसी जंगल में 10,000 प्लांट्स है वहाँ, तो 10,000 बहुत ज़्यादा नंबर हो गए ना। तो नीचे वो बेस पे क्या बना रहा है? 10,000 प्लांट्स हैं। वहीं जो उसको फीड उनको खाएंगे प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर, सपोज माइस है, जैसे दे रखा है डायग्राम में, उन माइस की नंबर है, संख्या सपोज कर लो कि ऐसी 1,000 है, ठीक है। 10,000 प्लांट्स हैं और 1,000 उनको जो प्लांट्स को खाएंगे वो माइस कितने? 1,000 है। और माइस को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर इसने कितने हैं? सपोज मान लो 100 है, चलो ठीक है, जंगल में। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, और ऐसी ईगल की जो पॉपुलेशन है वो 10 समझ लो। तो देखिए प्लांट्स का नंबर कितना है? 10,000। फिर माइस का नंबर कितना है? सपोज मैंने कितना बताया? 1,000। स्नेक की जो है 100 है और ईगल सपोज 10 है। तो ऐसा करते करते देखो पिरामिड कैसा हो गया? अपराइट हो गया। अपराइट पिरामिड बना है ये, पिरामिड ऑफ नंबर का। तो इसमें हमको सिर्फ पॉपुलेशन देखनी होती है, मतलब कि संख्या देखनी है कि कौन से कितनी संख्या में किस जगह पे प्रेजेंट है। ऐसे ही दूसरा एक एक्सेप्शन केस है, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। जो पिरामिड ऑफ नंबर ये देख रहे हो ना, ऊपर भी और नीचे भी कम कम, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सपोज एक एग्जांपल लिया है हमने, ये स्पिंडल शेप बोलते हैं। ये पहला वाला तो अपराइट हो गया और दूसरा वाला स्पिंडल शेप। सपोज करो कि अब मैंने ले लिया, चलो नंबर है किसी प्रोड्यूसर का, किसी जंगल में 1,000 ट्रीज हैं, उनको खाने वाले इंसेक्ट्स और बर्ड्स की तादाद जो है वो है ऐसी 50,000 है। 1,000 पेड़ में 50,000 इंसेक्ट्स भी हैं, उन 50,000 में बर्ड्स भी हैं। और फिर जो स्नेक्स, फॉक्सेस और लिजर्ड्स की जो नंबर है वो उन 50,000 में सपोज कम है, वो मान लो 10,000 है। 1,000 पेड़ हो गए, 50,000 इंसेक्ट्स और बर्ड्स हो गए जो उन पे ट्रीज को खाएंगे प्रोड्यूसर्स को। और ऐसी कार्निवोर्स की संख्या 10,000 है जो 50,000 के ऊपर अपना फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए निर्भर रहेंगे। और ऐसे ही लायन और टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो हमने मान ली 100 है। तो आप देख सकते हो ऐसे में क्या, किस टाइप का ये पिरामिड बना? स्पिंडल शेप। नीचे कम है, ऊपर भी कम है, और बीच में हर्बीवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसे में एक स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर फॉर्म्ड हुआ है। आई होप आपको पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आप याद रखिएगा जो हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा उसमें स्पिंडल शेप एक्सेप्शन है एक, वरना अपराइट ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं।
ठीक है, सीध स्ट्रेट। अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं वो हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो हो सकता है वो एक अपराइट हो और एक इन्वर्टेड हो। अपराइट किसके केस में है, देखो फॉरेस्ट के केस में है कि प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास, मास मीन्स उनका वेट, बायोमास उनका बायोमास क्या है, हर्ब्स और ग्रासेस का, ट्रीज का बहुत ही ज़्यादा है उनका बायोमास, ठीक है। और उनको जो उन पर डिपेंड है हर्बी वोर्स, डियर और एलिफेंट का, उनका बायोमास क्या है, उनसे थोड़ा कम है। और जो कार्निवोर्स है, लायन और टाइगर, उनका और कम है। तो ऐसे में क्या हो गया, ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास बना है वो किस शेप का बना है, अपराइट, सीध स्ट्रेट। इसमें आपको नंबर कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको सिर्फ बायोमास देखना है। अब देखते हैं हम दूसरा पॉन्ड, मरीन इकोसिस्टम के केस में ये इन्वर्टेड क्यों हो रहा है। ठीक है, बायोमास आप याद रखिएगा कि टोटल मास होता है ऑर्गेनिजम्स का इन अ गिवन एरिया। अब देखिए जो मरीन इकोसिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में क्या होता है, आप याद रखिएगा पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। कैसे, सपोज करो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं नीचे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा बेस को हमेशा प्रोड्यूसर्स ही बनाते हैं। जो बेस बनेगा किसी भी पिरामिड का वो प्रोड्यूसर से ही बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस जो है वो बिल्कुल बहुत ही पतला छोटा सा बना हुआ है। क्यों, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास है, मास जिसे हम बोल सकते हैं उनका मास है, बहुत ही, चाहे वो कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उनका जो मास रहेगा वो रहेगा तो कम ही फाइटोप्लैंक्टन्स का। उनको जो उनके ऊपर जो डिपेंड है इंसेक्ट्स वगैरह, ये हम बोल सकते हैं स्मॉल फिशेस, उनका मास फाइटोप्लैंक्टन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जिसकी वजह से क्या हो गया, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का जो पिरामिड है, बेस बन रहा है जो, वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा है प्रोड्यूसर्स के मुकाबले। क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब आप उनका मास निकालोगे तो बहुत ही कम निकलेगा। और अगर आप स्मॉल फिशेस का मास देख लो तो फाइटोप्लैंक्टन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से उनका देखिए कितना बड़ा ऊपर चौड़ा जो बन रहा है पिरामिड। और ऊपर सबसे एपेक्स रीजन में क्या हो गया, बिग फिशेस जो स्मॉल फिश को प्रे करेंगी, स्मॉल फिशेस का प्रीडेटर्स हो गई बिग फिश। तो उनको इनका जो बायोमास होगा, मास होगा जो हम बोल सकते हैं, वो स्मॉल फिश के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होगा। जिसके वजह से ये पिरामिड किस तरह से बना, हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड पिरामिड बना है। तो आई होप आपको पिरामिड ऑफ बायोमास में समझ में आया होगा कि कैसे ये अपराइट और कैसे ये इन्वर्टेड बनता है। अब हम आगे देखते हैं लास्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी याद रखिएगा कभी भी हमेशा अपराइट होती है। ये कभी भी ना तो इन्वर्ट बनेगी और ना ही स्पिंडल शेप की बनेगी। ये हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल यूनि डायरेक्शन में। कहीं भी बैक फ्लो नहीं हो सकता एनर्जी का। एनर्जी, सन एनर्जी मिली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी अपनी, थोड़ी सी एनर्जी लॉस्ट हो गई हीट के फॉर्म में, थोड़ी कुछ डिकम्पोजर्स को चली गई। उसके बाद देखिए 100% था, 100% का 100 × 10/100 करिए तो आप देख सकते हैं 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स में गया। फिर ऐसे ही 10 × 10/100 कीजिए तो आप देख सकते हैं 1% सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। और ऐसे करते करते ऊपर तक क्या होती है, एनर्जी बहुत ही कम पहुंचती है एपेक्स रीजन तक। तो आप बोल सकते हैं जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा अपराइट फॉर्म होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यही था हमारा सारा जो हम बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है इसका, कौन सा देखा है उसमें भी हमने, सिर्फ एनर्जी फ्लो। बाकी का जो हम ये दो पार्ट है, न्यूटन साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।